तो दोस्तों न जाने आज तक कितने सारे वीडियोस बनाए रफाल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच भारतीय नेवी कौन सा फाइटर जेट चुनेगी। अलग अलग समय अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन आज ये इस तरह का शायद आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग डायरेक्टली उस विषय पर बात करेंगे कि जी हाँ, ये फाइटर जेट फाइनल कर लिया है और जब उनकी डिलीवरी शुरू होगी उसके बाद आपको वीडियो बनाकर बताया जाएगा कि फलाने फाइटर जेट को जब हम लोगों ने चुना था तो अब उसकी डिलीवरी शुरू हो रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो फैसला सील कर देंगे कि वो राफेल एम खरीदना चाहते हैं नेवी के लिए या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। काफी अच्छी खबर है, भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना एनहांस करने का समय अब आ चुका है। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी तक वीडियो में आप लोगों ने जाना कि आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस बात का निर्णय ले लेगी कि भारतीय नौसेना के लिए रफाल चुना जाए या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट। लेकिन बड़ा सवाल अभी तक यहाँ पर बना हुआ है कि आखिर दोनों में से किसे चुना जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई सिफारिश यहाँ पर काम नहीं करने वाली है। जिस भी फाइटर जेट को ज्यादा किफायती समझा जाएगा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे ही यहाँ पर मंजूरी मिलने वाली है। जी हाँ, हम लोग पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि चूंकि दोनों ही फाइटर जेट काफी ज्यादा अच्छे हैं जिस काम के लिए इसे बनाया गया है, यानी नेवल फाइटर जेट के तौर पर F-18 सुपर हॉर्नेट और रफाल एम, ये दोनों नेवल फाइटर जेट के तौर पर बनाए गए हैं और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में नंबर 1 है। इसमें कोई दो मत नहीं है, दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों की तकनीक अलग है, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में काफी ज्यादा अच्छा काम करके दोनों ने दिखाया है, अपने आप को कई बार साबित भी किया है। ऐसी परिस्थिति में CCS जो है वो इसकी कीमतों को लेकर बाकी सारी चीजें निर्धारित करेगी। सबसे पहले देखा जाएगा कि इन्हें खरीदने में कौन सा फाइटर जेट हमें किफायती पड़ रहा है, इसमें पर यूनिट कॉस्ट देखी जाएगी। इसके बाद जब इसके वेपन पैकेज की बात आती है तो वो वेपन पैकेज इंक्लूड करने के बाद इसकी कीमत कितनी गई। अगर किसी तरह का कोई इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट हमें कराना हो तो उसके बाद इसकी कीमतें कितनी जाएगी, इन सारी चीजों को ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में फाइटर जेट एक ऐसा हथियार है जिसे सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ज्यादा स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यह देखना भी काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि दोनों में से कौन सा फाइटर जेट हमें लंबे समय तक किफायती पड़ता रहेगा। हो सकता है कि अभी फाइटर जेट हम लोग जो खरीद लें वो फिलहाल तो सस्ता है, हमें खरीदने में सस्ता लग रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर मेंटेनेंस ज्यादा निकला, उसकी सर्विस अवेलेबिलिटी कम रही, तब क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में केवल कीमतों को ही नहीं देखा जाएगा शुरुआती, बल्कि लाइफ साइकिल के दौरान किसके अंदर कितना मेंटेनेंस पर खर्च आता है और इस हिसाब से कौन सा भारत को सस्ता पड़ेगा, ये चीजें भी देखी जाएंगी। हालांकि यहाँ पर बहुत खुशी वाली बात है कि एक अमेरिकन फाइटर है और एक फ्रांसीसी फाइटर जेट है, तो दोनों की सर्विस अवेलेबिलिटी को लेकर पुराने इनके ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। इन दोनों ही कंट्रीज के इंजन्स की बात की जाए तो लाजवाब है। इनमें रशियन इंजन्स की तुलना में काफी कम मेंटेनेंस लगता है और जो इनकी उपलब्धता रहती है यानी सर्विस अवेलेबिलिटी आउट ऑफ 100, वो भी काफी ज्यादा हायर रहती है। तो ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएंगी। इवन मैं तो ये कहूँ कि दोनों को लाइफ साइकिल के दौरान होने वाले खर्च के आधार पर कंपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और बताया जा रहा है कि बॉल पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के पाले में है। किसी भी तरह से भारतीय नौसेना यहाँ पर सिफारिश वगैरह नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने जो अपने आंकड़े देने थे, जो रिजल्ट देना था, दोनों को चूंकि परख चुकी है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया है। अब इस डील को लेकर किसी तरह के कोई भ्रष्टाचार के आरोप वगैरह भी ना लगे और सभी तरह से ये डील पारदर्शी हो, सूटेबल हो, इन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा दोनों फाइटर जेट को चुनने से पहले। हालांकि यहाँ पर मैं आपके मन की बात जान रहा हूँ, आप लोग भी चाहते हैं और मैं भी स्पेशली चाहता हूँ कि रफाल एम को ही सेलेक्ट किया जाए। इसके पीछे कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर जिन लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि जो भारतीय वायुसेना के पास रफाल है उनसे ये 85% सिमिलर है। कहने का मतलब हमें ट्रेनिंग में ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाएंगी, स्पेयर पार्ट्स को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास इसको लेकर मौजूद है। लेकिन दोस्तों रफाल एम के साथ समस्या जो सबसे बड़ी आती है वो आती है इनकी शुरुआती कीमतों को लेकर। देखिए, अभी तक रफाल एम को केवल 45 के नंबर में मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि फ्रांसीसी नौसेना इस्तेमाल करती है। अब इसी उत्पादन दर के कम होने की वजह से इनकी कीमतें भी ज्यादा हो जाती है। यानी आप बहुत बड़े पैमाने पर जब फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो अपने आप उनकी कीमतें कम हो जाती है, लेकिन जब थोड़े बहुत नंबर में करते हैं तो कुछ हद तक कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वायुसेना के फाइटर जेट की तुलना में ये वाले रफाल एम थोड़े से महंगे जरूर हो सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छी बात रफाल एम की है वो ये रहेगी कि ज्यादा कंडीशंस वगैरह हमारे साथ नहीं रहेगी। हम न्यूक्लियर हमले के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। दूसरी बात कि DRDO के द्वारा बनाए गए कई सारे
टाइप वेपन्स हम लोग इसके साथ इस्तेमाल कर पाएंगे, तो शायद ये सारी चीज़ें अमेरिका के साथ संभव ना हो। अमेरिका की कई सारी कंडीशंस आ सकती है। और अभी कुछ ही समय पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि F-18 सुपर हॉर्नेट का जो प्रोडक्शन है ये अगले 2 सालों में बंद हो जाएगा। हालांकि फिर भी समस्या वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिकन नेवी काफी बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल करती है, लंबे समय तक करेगी, तो स्पेयर पार्ट संबंधित कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएंगी। लेकिन फिर भी एक कारण ये जरूर हो सकता है इसे ठुकरा देने का। तो कहने का मतलब दोनों फाइटर जेट के साथ कई सारी चीजें अच्छी है, कुछ चीजें बुरी भी है दोनों फाइटर जेट के साथ, तो फैसला लेना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के वीडियोस बार बार बनाकर आपका समय खराब करने से बच जाएंगे। और आज इस बात का निर्णय ले लिया जाएगा कि कौन सा फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए चुना जाएगा।